नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ऋतिक रोशन का एक एड आपको याद होगा जिसमें वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन मैं आज आपको ये कहता हूं कि डर के रहेंगे तो जीते रहेंगे। क्योंकि जो माहौल इस वक्त पैदा हो गया है, सिचुएशन जो पैदा हो गई हैं, स्थितियां जो बन गई हैं, इन स्थितियों को हमने और आपने किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन ये जिसके कारण भी बन गई हैं वो बन गई हैं और इनसे हमें लड़ना है। हम इनसे बाहर सड़क पे निकल के नहीं सकते, बल्कि घर में बैठ के फिर भी हम लड़ सकते हैं। अपने आप को सुरक्षित रख के हम लड़ सकते हैं। स्थितियां गंभीर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरे तरह से बहुत ज्यादा डरने की भी आवश्यकता है। डरने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि बहादुरी अननेसेसरी की ना दिखाएं। बाहर तभी निकलें जब आपको लगे, जब कहा जाता है ना कि मरता क्या ना करता, यानी कि जब आपको लगे कि हाँ इससे बाहर निकलना ही मेरा जरूरी है, तभी निकलें। किसी को घर बुलाएं भी नहीं, कहीं आप ऐसा ना कहें कि हमने तो हम कहीं बाहर गए ही नहीं, उसके बावजूद हमें कोरोना कैसे हो गया। क्योंकि जो नंबर्स 3.5 लाख, 4.25 लाख, 4 लाख नंबर्स जो डेली आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, वो डराने वाले नंबर कहीं ना कहीं हैं। 40% से ज्यादा जो संक्रमित हैं वो हमारे देश से ही आ रहे हैं, पूरे विश्व के अगर हम नंबरों की बात करते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल है, उनसे हम ये समझेंगे कि आखिर हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर्स कैसे मदद कर सकते हैं, नॉन डॉक्टर्स कैसे मदद कर सकते हैं, समाज में जुड़े हुए लोग जो हैं, जो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी भी तरह का प्रभाव रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्या तब भी वो किसी की मदद कर सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, डॉक्टर गौरव दीक्षित और डॉक्टर राकेश गुप्ता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान, मैं सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि जो स्थितियां इस वक्त हैं, जैसा मैंने कहा कि भाई डर के आगे जीत है, आप उस पर विश्वास ना करें, बल्कि डर के रहें। जितना डर के रहेंगे उतना जीतते रहेंगे। क्या इसमें सच्चाई आपको दिखाई देती है, समझ में आती है? जी, कोरोना के जो एहतियात हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी जरूर है जो डराने वाली है। मतलब उसको समझने के लिए ही डर चाहिए। मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाए, एडवाइजरी है। तो ये डरने की जरूरत है। लोग ये उसको लाइटली न लें कि भीड़ भाड़ी जगह सर्टेन चीज, मंदिर, मस्जिद, मंदिरालय, मूवी, मॉल में एप्लीकेबल नहीं है और बाकी जगह एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। तो इसमें डर है कि कहीं भी आप भीड़ में जाएंगे तो आपको रिस्क बढ़ेगा। तो ये तो डर समझना पड़ेगा और इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, ये है। लेकिन एट द सेम टाइम पैनिक नहीं करना है। कुछ लोग दूसरे एक्सट्रीम पे हैं, घर में बंद हैं, लेकिन उनको चिंता खाई जा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होगा, बीमार हो गए तो क्या होगा। विपदा की स्थिति है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा पहले कीजिए, पहले नॉर्मल जीवन शैली रखिए, जितना हो सकता है बचे, और जब ऐसी समस्या आएगी तो उसके लिए जो व्यवस्था होगी उस समय किया जाएगा। तो दोनों का जो बैलेंस है, बैलेंस नहीं हो रहा। हर समय हम एक्सट्रीम पे चले जा रहे हैं, या तो डर बिल्कुल खत्म और या तो चिंता इतनी ज्यादा कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के घर पे रख रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर पे रख रहे हैं। तो दोनों एक्सट्रीम है रविंद्र जी। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो डर इस तरह वाला है वो ज्यादा परेशान करता है। डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिस तरह से हम दिल्ली, एनसीआर, किसी भी राज्य में देख लें, ऑक्सीजन की समस्याएं आ रही। अभी हमने देखा कि बेंगलोर में भी कुछ लोगों की जान ऑक्सीजन के कारण चली गई। आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसमें आप किस तरह से डेली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को इलाज करने में, लोगों का ट्रीटमेंट करने में? देखिए, ये जो सर्ज आई है ये अचानक आई है। लास्ट ईयर 2020 में जब पैंडेमिक आया था तो इट केम ग्रेजुअली, और इतना वॉल्यूम तब भी नहीं था, और हमको लॉकडाउन की वजह से समय मिला अपने आप को तैयार करने का। इस बार तो वी वर कॉट अनअवेयर। जब हमें लग रहा था कि कोविड जा चुका है, अचानक से सेकेंड वेव आई और बहुत तेजी से आई। एंड हम उतनी अपने आप को व्यवस्था नहीं ला पाए
चाहे वो मैटर ऑक्सीजन का हो या वो बेड्स का हो, हॉस्पिटल कैपेसिटी का हो। और एक चेंज है विरुलेंस में। पिछली बार इतने ज्यादा लोग आईसीयू की रिक्वायरमेंट वाले लोग नहीं थे। इस बार अनफॉर्चुनेटली जो चेंजेस हम देख रहे हैं उसमें नंबर एक, यंगर पेशेंट्स आर गेटिंग पिक्ड अप। पेशेंट्स हु आर 18 ईयर्स, 24 ईयर्स, 23 ईयर्स, 35 ईयर्स। और हमारे पास में मेजॉरिटी पेशेंट्स अभी 35 और 55 के बीच के हैं, एल्डरली भी हैं। तो एक चेंज है इसकी विरुलेंस में। दूसरा ये है कि जो सिक पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में लैंड कर रहे हैं, उन सबको आईसीयू की आवश्यकता है और रिकवरी को समय लग रहा है। लास्ट पैंडेमिक में हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में पेशेंट्स को आईसीयू से बाहर मूव करने में सक्षम थे, तो हमारी बेड्स की रोटेशन सर्कुलेशन बनी रहती थी, जिसको हम बेड टर्नओवर कहते हैं। इस बार बेड टर्नओवर नहीं हो पा रही है। जो मरीज आईसीयू में आता है एक बार, उसको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लग रहे हैं। तो हमारा सिस्टम चोक्ड है। तो ये दूसरा हमारे पास में चैलेंज आया है। सिमिलरली ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, मैं मानता हूँ वो कई गुना बढ़ गई है। प्रोडक्शन कैपेसिटी हिंदुस्तान में है। सरकार ने मेडिसिनल यूजेस की गैस को भी रीपर्पस कर मेडिकल गैसेस में कन्वर्ट करने का एक अच्छा कदम उठाया है। लेकिन जो लॉजिस्टिक्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, बिकॉज इसके लिए क्रायोजेनिक कैरियर्स आए होते हैं जो लिमिटेड हैं, और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मैं ऐसा भी मानता हूँ कि लॉजिस्टिक्स सेट होने में हो सकता है और हफ्ते 2 हफ्ते का समय लगे। अभी ट्रैफिक जैम की स्थिति है। जिसका जहां जोर चल रहा है वो उसने टैंकर पकड़ा, जब्त किया, अपने कब्जे में कर लिया और खड़ा कर लिया, और इट कम्स आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो उससे हमारे लॉजिस्टिक्स और भी खराब हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ कमिंग टू टर्म्स, और वो अपनी पूरा प्रयास कर रही है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जहां जहां पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है और जहां जहां उसको ले जाया जा सकता है, चाहे उसको ट्रेन से लाएं, चाहे ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करें। वो इसलिए कि रास्ते में आप यकीन मानिए कि जो ट्रक टैंकर्स हैं उन पे जबरदस्ती कब्जे किए जा रहे हैं। मतलब अगर एक मेरा हरियाणा का टैंकर निकले उड़ीसा से, तो ट्रक अगर रास्ते से, सड़क रास्ते से आए, तो हमें श्योर नहीं है वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। रास्ते में कोई ना कोई उसको दबा सकता है। तो ये व्यवहारिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। सरकारें इससे निकलने के प्रयास कर रही हैं। डॉक्टर्स अपने लेवल पे स्ट्रेच कर रहे हैं, नर्सेस की दिक्कत है, डॉक्टर्स की दिक्कत है, और दवाओं की दिक्कत है। एक छोटी सी बात मैं जनता से एक संदेश देना चाहता हूँ, कृपया होर्डिंग ना करें। अभी क्या हो रहा है कि हर आदमी को डर के मारे किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर, किसी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, यहाँ तक कि ऑक्सीजन फ्लोमीटर्स, दवाइयाँ, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब उठा उठा के अपने घर में रख लिए हैं। वो चीजें सिस्टम से बाहर निकल जाती हैं और जिसको जरूरत है उसको वो नहीं मिल पा रही है। और आप इस आशा में कि मुझे जब दिक्कत पड़ेगी तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, भगवान ना करे आपको उसकी जरूरत पड़े, तो डॉक्टर, नर्सेज, हॉस्पिटल बेड्स कहाँ से लाएंगे साहब? वो भी होल्ड कर लीजिए। तो ये हमें मेंटेलिटी हमारी बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल तो मेरी डॉक्टर तो राजेश, रिक्वेस्ट तो है ये आम जन आपका से। बहुत ही सटीक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि लोगों को होर्डिंग नहीं करनी चाहिए इस आशा में कि जब मुझे जरूरत होगी तो क्या होगा। अभी जिनको जरूरत है उन तक चीजें पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर गौरव, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस जो महामारी इस वक्त फैली है, जो सेकेंड वेव बड़ी तगड़ी आई है, देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहे। ऐसी सिचुएशन में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हेलो, हाँ रविंदर जी, मेरा एक जो हमारा हाँ जी, जैसे मैं ब्लड कैंसर को डील करता हूँ, तो आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोग आजकल सिर्फ एक ही बीमारी दिखाई देती है चारों तरफ, वो है कोरोना। तो चाहे लोगों को और कुछ प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, सब हम लोग सिर्फ कोरोना की तरफ ही भाग रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो जैसे कैंसर पेशेंट हैं और जो बाकी पेशेंट हैं वो अपनी डिजीज को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब, और वो अपने टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं या आते नहीं हैं या फिर ट्रीटमेंट छोड़ रहे हैं। तो कोरोना से तो फिर भी इलाज हो सकता है, पर अब जो और भयंकर बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको भी इग्नोर करना अच्छा नहीं है। और संदेश मेरी तरफ से यही है कि बाकी जो इलाज है उसको भी इग्नोर नहीं करें, और जो लाइफ थ्रेटनिंग जो बीमारियां हैं उसकी तरफ भी ध्यान दें।
और कोरोना की तरफ तो जैसे डॉक्टर राकेश ने और डॉक्टर अंशुमन ने बहुत अच्छे से बताया कि हमें कैसे सावधानियां रखनी है, कैसे सामाजिक दूरी रखनी है, ये हम लोग जानते हैं अच्छे से। उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, तो मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, लेकिन जानते हैं बट उसके बावजूद भी शायद ये समझदारी दिखाई नहीं, जिस वजह से ऐसी स्थिति बन गई है। डॉक्टर अंशुमान, आज हमने इस कार्यक्रम का मुद्दा ये रखा है कि भाई हम एक दूसरे की मदद कैसे करें, क्योंकि हालात ये हैं कि सब लोग देखिए मदद करना चाह रहे हैं बट उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कुछ सजेशन देंगे कि भाई जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो किस तरह से मदद कर सकते हैं, या हम अपने आप को घर में कैसे सुरक्षित और बेहतर महसूस करा सकते हैं और बेहतर रख सकते हैं? जी रविंद्र जी, बिल्कुल आज का मुद्दा हम वहीं रखेंगे, लेकिन इसके पहले जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए समझना जानना अति आवश्यक है कि सिर्फ डबल म्यूटेशन कोरोना वायरस करके और सारा ठेकरा कोरोना वायरस के ऊपर फोड़ दें, ये उचित नहीं है। इस पे पारदर्शिता होनी चाहिए। डबल म्यूटेंट हुआ, बिल्कुल ठीक है। ट्रिपल म्यूटेंट भी हो गया, बंगाल वर्जन। तो बंगाल में क्यों इतना कोरोना पिकअप पकड़ा, आप सब जानते हैं, चुनाव का माहौल था, महाकुंभ का मेला, आपने देख लिया क्या हुआ। अब सुनिए, जो 1 साल का समय मिला, मार्च में लॉकडाउन हुआ था, मार्च 2020 में हिंदुस्तान में, तब तो हम कह सकते थे नोवल कोरोना वायरस से बहुत सारे रिसर्च पेपर नहीं थे, लेकिन 1 साल पूरे मिले। लॉकडाउन के समय 3 पर्पस के लिए लॉकडाउन किया जाता है, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग। तो उस समय क्या तैयारी ऐसी की गई? उदाहरण के तौर पे आप दिल्ली ले लीजिए, किसी भी स्टेट का कहिए, उसका आंकड़ा मैं आपको बता दूंगा। उदाहरण के तौर पे दिल्ली स्टेट को 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे। एक वेंडर को ठेका दिया गया, 1 ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हुई, काम बंद पड़ गया, बीच में चालू नहीं हुआ, मतलब 8 के 8 ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनिंग नहीं है। तो बेसिक ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करी। जो डॉक्टर पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि एक एमबीबीएस का छात्र जब डॉक्टर बनने के लिए ज्वाइन करता है तो उसको ABC ऑफ मेडिकल साइंस क्या पढ़ाया जाता है? एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। कि मतलब कोई इमरजेंसी मरीज आए, तुम्हें एयरवे सिक्योर करना है, ऑक्सीजन सप्लाई उसकी पूरी मिले और सर्कुलेशन मिले। तो ये फैसिलिटी ABC ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम पूरे कंट्री में ऑलरेडी उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। आज जिस सुविधा पे आप काम चला रहे हैं, जो क्राइसिस में है, वो कैसे चल रहा है मालूम है? ये जो ऊंट के मुंह में जीरा भी तैयार किया गया, इसलिए तैयार किया गया है कि कैंसर के मरीजों का इलाज, सरकारी ओपीडी बंद कर दिए गए, संस्थान बंद कर दिए गए, किडनी के रोगी का बंद, हार्ट के रोगी का बंद। मतलब अति गंभीर बीमारियों को इग्नोर करके आपने उसके रिसोर्सेज को कोरोना मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। क्योंकि अब मालूम है कोरोना मैनेजमेंट में क्या चाहिए आपको? बेसिक बेड, ऑक्सीजन मॉनिटर। लेस देन 10% केसेज आपके वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। वेंटिलेटर का जो अफरा-तफरी था आप समझ गए। रेमडेसिविर का एक्सेसिव इस्तेमाल हिंदुस्तान जैसे किसी कंट्री में नहीं हुआ जितना इंडिया में हुआ, विदाउट एविडेंस। जहां लिमिटेड यूज के लिए एविडेंस है, उसको छोड़ के अनगिनत इस्तेमाल हुए। पेशेंट में पैनिक आया, पब्लिक में पैनिक आया, और आज हालत यह है कि रेमडेसिविर का नकली भी माल मार्केट में उपलब्ध हो गया। तो सरकार को बिल्कुल ये छोड़ देना कि इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, बिल्कुल गलत होगा। सरकार की ही जिम्मेवारी थी। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में कहा हुआ है कि सरकार को क्या क्या करना है, और इन्हीं की जिम्मेवारी थी इन सब चीजों को मुहैया कराने। नहीं कराया, अब सुनिए क्या करना है। इसलिए पहले तो आप जागरूक हो जाइए सरकार को क्या करना है, ये भी आपको करना है। अभी आपदा से निकलें, फिर इस पे चर्चा करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे सबको क्या करना है, दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या करना है, और सरकार को क्या करना है। हर व्यक्ति को एडवाइजरी अब सबको याद हो गई है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। मीडिया वालों ने इतना दिखाया कि दूरी बनाओ, हाथ धो, मास्क लगाओ। अब डबल मास्किंग का आ गया, उसको आप कीजिए, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, चाहे लॉकडाउन हो ना हो। जैसे बेवजह घूमने जाते थे, इन सबको बंद कर दीजिए। ये तो इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पे है। अपनी जीवन शैली को ठीक रखिए, खाने पीने को ठीक रखिए कि संक्रमण अगर हो भी जाए तो अति गंभीर रूप ना ले। सामुदायिक स्तर पे कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सक्षम लोग सब जुड़े और इस तरह से कम्युनिटी सेंटर, हर सोसाइटी कम्युनिटी सेंटर में बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध कराइए। कि आज हालत ये है कि घर से अस्पताल पहुंचने तक में बेड ढूंढने में 6-6, 8-8, 10-10 घंटे लग जाते हैं, बेड नहीं मिलते हैं। तो एटलीस्ट ऑक्सीजन की व्यवस्था आपके सोसाइटी के अंदर हो, मॉनिटर की व्यवस्था हो, वहां मॉनिटरिंग हो, ये कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द सेम टाइम कम्युनिटी को आगे आके सबको कन्विंस करना चाहिए, वैक्सीन
की उपलब्धता जैसे हो जाए, वैक्सीनेट आप कराएं। जितनी जल्दी मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करें, हम चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। सरकारों से क्या गुजारिश है, उन शायद भूल चुके हैं सरकार में बैठे लोग, पार्टी अलग होती है और सरकार अलग है। सरकार में चुने हुए लोग जिनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सरकार कहते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी 3 स्तंभ है सरकार का, और तीनों को काम करना पड़ेगा, काम करके देना पड़ेगा। पब्लिक डिमांड करे, जैसे डॉक्टर राकेश अस्पताल चला रहे हैं, ये ऑक्सीजन डिमांड रख सकते हैं, ये बेचारे अपना प्लांट अभी नहीं लगा पाएंगे, तो सरकार इनको ऑक्सीजन मुहैया कराए, ये उनकी जिम्मेवारी है, हट नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते हैं। और अभी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल का बैरियर खत्म करके पूरे डॉक्टरों का पूल बने और मेडिकल टास्क फोर्स हो, मतलब डॉक्टर की कमेटी। लेकिन आप पूछिएगा कौन से डॉक्टर की कमेटी? डॉक्टर हैं वैसा डॉक्टर जो सरकार के चाटुकार ना हो, वैसा डॉक्टर जिसको अभी तक कोई सम्मान, पुरस्कार, पारितोषिक ना मिला हो, क्योंकि वो सरकार के कभी सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलेगा, वैसा डॉक्टर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हो। इनका एक टास्क फोर्स बने, मेडिकल, आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर को उठाइए, दोनों को मिक्स कीजिए और इस टास्क फोर्स को उतार दीजिए पूरे कंट्री में कि कैसे मैनेज करना है, आप बताओ। और ये जो प्रोटोकॉल बनाए, इसको मंत्री और आईएएस ऑफिसर ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करें, करके देखें। मेरी बात, 1 महीने में सिस्टम आपको चेंज होता ना दिखे तो आप बता दीजिएगा। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, ऐसा लगता है कि अगर चीजें ऐसी करी जाए, बट बात यही है कि जो सरकार है वो किस तरह से सोच रही है, क्या प्लान कर रही है, वो अभी तक ग्राउंड लेवल पे नहीं उतर के आ रहा। अनुज गुप्ता है, ये क्वेश्चन एक पूछते हैं, हाउ टू अवॉइड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन, डुप्लीकेट मेडिसिन टू फाइट मेडिसिन माफिया? कैन द डॉक्टर्स एसोसिएशन पुट अ रूल दैट प्रेस्क्राइब मेडिसिन आर ओनली थ्रू ऑथराइज्ड प्रोवाइडर? डॉक्टर राकेश गुप्ता। सर ये बड़ा वैलिड सवाल है और इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में डॉक्टर के अलावा बाकी सब डॉक्टर बन जाते हैं। पेशेंट्स विल कम इन डिमांड कि मैं गूगल पढ़कर आया, मुझे रेमडेसिविर चाहिए। अपने घर में बैठ के स्टेरॉइड खा रहे हैं, मिसमैनेज कर रहे हैं। जिनको आवश्यकता नहीं है वो खुद ही गूगल सर्च करके दवाइयां लिख लिख के लाते हैं, हमारे हाथ में रख देते हैं, सर ये वाली लगा दो, ये वाली लगा दो, ये वाली लगा दो। अगर प्रोटोकॉल ढंग से चला जाए तो आई कैन एश्योर यू कि किसी भी प्रकार की, किसी दवाई की या ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली है। आई कैन एश्योर यू। मैं सरकारों पे डिपेंड नहीं रह सकता हूं, मैं एक प्राइवेट प्लेयर हूं। लेकिन जैसे ऑक्सीजन की बात करी कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सरकार की ड्यूटी है कि हमें ऑक्सीजन मुहैया कराएं। मेरी गुजारिश है सरकार रास्ते से हट जाए, ऑक्सीजन मैं मुहैया अपने आप करा लूंगा। अभी उल्टा काम हो जाता है, जैसे ही सरकार पिक्चर में आती है मेरी सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है, इंस्पेक्टर राज चालू हो जाता है, राशनिंग चालू हो जाती है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाती है, और मेरा जो प्लेयर है, जो मेरा सप्लायर है, वो हाथ खड़े कर देता है, भाई साहब आप ही कर लीजिएगा, मुझसे नहीं होता। तो सरकार इंटरफेयर ना करे तो प्राइवेट हेल्थ केयर सक्षम है ये सारी दवाइयां मुहैया कराने में। रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करने का एक ही तरीका है, डॉक्टर पर्ची लिख के ना दे, आप ढूंढिए मत। एडिक्वेट रेमडेसिविर अवेलेबल है उन सब लोगों को। मेरे यहाँ फरीदाबाद में एक सिस्टम है, मेरे एक जिला एसडीएम है, वो उनके हाथ में चार्ज है रेमडेसिविर का, और उन्होंने मुझे एश्योर किया है जिस मरीज को डॉक्टर लिख कर दे देगा रेमडेसिविर मैं प्रोवाइड कराऊंगी, और मिल रही है। तो ब्लैक मार्केट कभी खत्म होगी। डॉक्टर राकेश गुप्ता, यदि रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए तो हम आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों को भी फोन कॉल आते हैं। जिला के, मेरे जिला में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैडम अपराजिता करके एसडीएम मैडम है, उन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से लोगों को रेमडेसिविर अवेलेबल कराई हुई है और मिल रही है जिनको चाहिए है। पेशेंट डिमांड ना करे, डॉक्टर डिमांड करे, मिलेगी। अभी क्या हो रहा है कि अभी होर्डिंग चल रही है, लोगों ने पता नहीं कहाँ से खरीद के, ब्लैक मार्केट में क्यों खरीदना है मुझे बताइए आप, जब सरकार दिला रही है हमारे को तो लोग पैनिक में चले जाते हैं। अमृत नहीं है लोग डॉक्टर साहब इसीलिए खरीदते हैं कि मिल नहीं रही। अभी आप देखिए, कल की ही एक खबर देख लीजिए, अहमदाबाद में, सूरत में 3 जगह पे रेड डाल के वहां पे उन्होंने तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए के इंजेक्शन पकड़े हैं। सर सरकार प्रयास कर रही है ना सर, इसका मतलब ये है नकली भी सरकार प्रयास कर रही है ना सर। और वो तो हमारी कम्युनिटी की वो कल्चर है ना कि हम इस मुसीबत की घड़ी में भी हम पैसे देख रहे हैं, नकली दवा बना रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। और किसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही? रेमडेसिविर की नहीं हो रही, ऑक्सीजन की नहीं हो रही, एनॉक्सीपैरिन की नहीं हो रही। सर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन किया कि मेरी बेटी ने मुझे फ्लो मीटर गिफ्ट किया है, फ्लो मीटर, ऑक्सीजन फ्लो मीटर।
जिसकी कमी हो जाएगी अभी, क्योंकि उसको तो फ्लोमीटर काम आएगा नहीं, जिसको चाहिए उसको मिलेगा नहीं। तो अगर हम अपना कम्युनिटी कल्चर को ठीक कर लें और सेक्रीफाइस की छोटी सी लाइन सीख लें कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा, आज जिसको जरूरत है उसको देने दो। जैसे अभी आपका टॉपिक है कि हम एक दूसरे का सहयोग कैसे करें, तो हम सहयोग ऐसे कर सकते हैं कि जब वो मुझे जरूरत पड़े मैं उसका इस्तेमाल तभी करूं, अपने घर में लाके ना इंजेक्शन रखूं, ना फ्लोमीटर रखूं, ना सिलेंडर रखूं और ना कॉन्सेंट्रेटर रखूं। ये सारी समस्या बहुत सिंपल ढंग से हल हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। इंडिया इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, हम सब जुगाड़ में बहुत अच्छे माहिर हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेज होने में थोड़ा समय लग जाएगा। इट इज कम एज सर्च। अगर ये और 1 महीने की जगह 3 महीने में आया हुआ था, सर मैं अपनी बताता हूँ बात, इसलिए 1 महीने में मेरे आईसीयू बेड की कैपेसिटी मैंने 5 गुना बढ़ाई सर। 3 अप्रैल को मेरे पास केवल 7 आईसीयू बेड मैंने कोविड को दे रखे थे, आज मेरे पास में 75 बेड्स कोविड में मैंने दे रखे हैं रिपर्पस करके। इट इज कम एज अ सरप्राइज। लॉजिस्टिक्स विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट। देयर विल बी नो डेफिशिएंसी और डेथ ऑफ एनी मेडिसिन अगर हम ढंग से बिहेव करें तो। दैट्स माय सजेशन एंड बात एडवाइस। वही है जो ये आपने की पॉइंट बोला है डॉक्टर राकेश गुप्ता कि हम ढंग से मैनेज करें। वो जो ढंग से मैनेज करना एक इन्वर्टेड कॉमा के अंतर है, वही अपने आप में मैं समझता हूँ सारी की सारी मुसीबत है कि वो बस ढंग से मैनेज हो जाए तो काम हो जाए। जिस तरह से डॉक्टर अंशुमान कहते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेट्स और नेता और मंत्री करने में लगे हुए मैनेज, और उनसे हो नहीं पाता क्योंकि उनको पता नहीं। आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा कि लखनऊ में सीएमओ जब तक चिट्ठी लिख के नहीं देगा तब तक कोविड पेशेंट जो है कोई भी हॉस्पिटल उसे एडमिट नहीं करता था। फिलहाल अब वो रिस्ट्रिक्शन हट गई है। प्रयागराज में सुनने में आया कि डीएम डिसाइड करेगा किस पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है, किस पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं देनी। तो ये तो हालात हो रहे हैं जो हम इन्वर्टेड कॉमा में मिसमैनेजमेंट अगर हम बात करें। हम लकी हैं इस मामले में, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसी कोई इंटरफेरेंस नहीं रख रहा है। सभी डॉक्टर्स अपना प्रोटोकॉल डिसाइड करने में, एग्जीक्यूट करने में, मरीज दाखिल करने में और छुट्टी करने में सक्षम है विदाउट एनी टेक्निकल इंटरफेरेंस। जो हमारी मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, वो हमें पूरा सहयोग कर रही है ये मुहैया कराने में। हमें थोड़ी बहुत दिक्कत ऑक्सीजन की जरूर आई है पिछले 7-8 दिनों में, वो भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है, जैसे सप्लाई स्ट्रीमलाइन हो रही है। हो रही हैं चीजें, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर राकेश गुप्ता। अगर चीजें मैनेज हो रही, जहां हो रही हैं कम से कम वहां तो बढ़िया हो रहा है, वहां के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिल रहा है। डॉक्टर गौरव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एज ए डॉक्टर किस तरह से पेशेंट्स की, लोगों की इस कोविड काल में, हालांकि आप कोविड पेशेंट्स ट्रीट नहीं करते हैं, बट उसके बावजूद आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट मिल सकता है आप? गौतम जी, इस टाइम तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो इमोशनल सपोर्ट है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मेरे पास जो भी कैंसर पेशेंट हैं उनके साथ मेरा अपना फैमिली संबंध जैसा हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा ट्रीटमेंट होता है, साथ में इलाज लंबा होता है, और हमारा सबका फैमिली जैसा रिलेशन होता है। तो फैमिली में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे ही कॉल करते हैं, चाहे पेशेंट को कोरोना है चाहे नहीं है, कुछ भी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरा पर्पस 99% टाइम यही रहता है कि हाउ टू रिड्यूस द एंजाइटी, मतलब कैसे पेशेंट की और उसका अटेंडेंट्स की जो एंजाइटी है और जो उनकी चिंताएं हैं कम करना है, तो उसी पे ज्यादा जोर रहता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उस टाइम हमारे हाथ बन जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता ही है कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, रेमडेसिविर, बेड्स, आईसीयू बेड्स। वो तो चीज मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मेरे हाथ में चीजें हैं जो माइल्ड कोविड को मैनेज जो हम लोग फोन पे कर सकते हैं, वो मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि फोन पे मैनेज किया जाए, एंजाइटी कम करी जाए, साइकोलॉजिकल उनको बूस्ट दिया जाए। इसी से ही टाइम निकल जाता है। अगर 10-12 दिन का जो हमारा फेज है, अगर पेशेंट निकाल देता है, क्योंकि वो काफी पेशेंट को एक बंद कमरे में रहना है, बाहर वालों से मिलना नहीं है, इमोशनल जो फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको टाइड ओवर करने में हम लोग काफी हेल्प कर सकते हैं। चलिए, गुड है। तो फोन पे टेली कंसल्ट करके और वो करके छोटे से प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, ये हम लोग कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल गौरव, हम आपकी हेल्प लेंगे, सहायता लेंगे, और जिन लोगों को सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, डॉक्टर गौरव को अप्रोच भी कर सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान, कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस समय ना
लोगों में भ्रांतियां बहुत फैल रही हैं। यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक में बहुत बेहतरीन बेहतरीन बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट आ रहे हैं। वो डॉक्टर्स के हैं या नहीं है पता नहीं। कभी कोई कहता है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, कभी कोई कहता है गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां आ रही। तो पहला तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके आंसर हम छोटे छोटे रखें कि कौन सी स्थिति में पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ भागना चाहिए, हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए। जी रविंद्र जी, अब सभी लोग इतने अवगत हो चुके हैं कि कुछ लक्षण के आधार पे टैगलाइन याद रख लें, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आइसोलेशन। मतलब अगर कोविड के लक्षण आपको दिख रहे हैं, जिसमें क्लासिकल लक्षण सबको पता है, खांसी, सांस की तकलीफ, बलगम आना या गले में खराश होना, बुखार आना, ये क्लासिकल सिम्टम्स थे। जो लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट पिछली बार भी था, लेकिन इस बार उसकी संख्या ज्यादा है। एटिपिकल सिम्टम्स में आंख लाल हो जाना और जीआई सिम्टम्स, जिसको बोलते हैं डायरिया होना या वॉमिटिंग होना या पेट में दर्द होना, एटिपिकल सिम्टम्स है। अगर इस मौसम में किन्हीं को ये लक्षण आ रहे हैं तो आप पहले अपने आप को सस्पेक्ट कीजिए कि आप कोविड से ग्रसित हैं या कोरोना इन्फेक्शन हो गया। क्या करना है? अंडर ऑब्जर्वेशन एंड अंडर आइसोलेशन। आज की डेट में हर लोग ऐसे हैं जिनके संपर्क में कोई न कोई डॉक्टर है, और इसके लिए कोई सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। कोई भी डॉक्टर जिसकी बेसिक डिग्री एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, वो बेसिक चीज समझता है, पल्स क्या है, ऑक्सीजन क्या है, SpO2 क्या होता है, उनसे संपर्क करें। उसके बाद 48 घंटे में अगर ये रिस्पॉन्स नहीं आता है या कोई पैरामीटर्स गड़बड़ हो, पल्स ज्यादा होने लगे, ऑक्सीजन कम होने, टेस्टिंग कराइए। ऑक्सीजन के पैरामीटर्स पहले दिन नापने के लिए मैं इसलिए कहता हूं, किसी को पता ही नहीं है, कुछ लोग सेडेंट्री हैबिट के लोग जिनका नॉर्मली SpO2 90-92 रहता है, और वो तब नापते हैं जब 5-7 दिन बीत ज्यादा, कहते हैं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, और उनको पैनिक अटैक होता है। तो पहले दिन आप ऑक्सीजन लेवल नाप लीजिए अपना कितना है। खास करके मोटे लोग, सेडेंट्री हैबिट नहीं चलने वाले लोगों में इसकी मात्रा कम होती है। तो इन चीजों को आप ऑब्जर्वेशन रखें। और अंडर आइसोलेशन मतलब दूसरे को आपसे संक्रमण ना हो, घर वालों को या समाज में, तो अंडर आइसोलेशन रखें। जब ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका नॉर्मल जितना रहता था उससे 8 से 10 पॉइंट नीचे गिरने लगे, जैसे किसी का 98 रहता हो, उसको 90 से नीचे जाना लगे, अस्पताल जाना है। बुखार 3 दिन से ज्यादा परसिस्टेंट फीवर आपको होने लगे, 100, 101, 102 चला जाए, आपको अस्पताल जाना है। मतलब भर्ती होने के पॉइंट से बता रहा हूं। खांसी होते होते ब्रेथलेसनेस मतलब सांस फूलने की तकलीफ होने लगे, आपको जाना है। डायरिया इतना होने लगे कि डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होने लगे, मतलब आईवी फ्लूइड की जरूरत है, आपको अस्पताल जाना है। ये सर्टेन एक गाइडलाइन बना है, जबकि अस्पताल में बेड की क्राइसिस है, इस लेवल तक होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। और प्योरली एसिम्प्टोमेटिक है तब तो पैरामीटर्स मेजर कीजिए, आपको होम आइसोलेशन में रहना है। लेकिन हर समय मैं कह रहा हूं अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति है जैसे हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम, एक कंडीशन है जिसमें अपेरेंटली मरीज को लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला जाता है। उस कंडीशन में इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल की तरफ रश करना है और हॉस्पिटल की फैसिलिटी को ऑक्सीजन या जो भी बाईपैप जिसकी जरूरत हो तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन नट सेल में पैनिक नहीं होना है। कोरोना डजंट मीन डेथ सर्टिफिकेट। मैक्सिमम केसेस ठीक होते हैं। कुछ जो नेगेटिव न्यूज फैल रही है इस बार, कई लोगों की जान हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव स्ट्रोक, कार्डियक मींस एमआई, हाँ जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, इसके कारण हो रही है। इसलिए पैनिक ना करें, इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इस बीमारी को समझें, डॉक्टर के संपर्क में रहें, आप आराम से इससे निकल सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जी, जैसे आपने फीवर की बात कही, अगर किसी को फीवर 10 दिनों तक लगातार चल रहा है, माइल्ड फीवर है, उस केस में क्या उसे कोरोना ही है या उस पर? और ये बात पूछना चाह रहा था आपसे कि टेस्ट कब कराना चाहिए और कौन सा टेस्ट कराना चाहिए जो कहें कि बिल्कुल ये सटीक रिजल्ट देगा? देखिए RT-PCR ये स्टैंडर्डाइज्ड अभी रिकमेंडेड टेस्ट है, लेकिन अफसोस बस इस बार जो डबल म्यूटेंट वायरस आया है इसको स्टिल्थी वायरस भी कह रहे हैं, चकमा देने वाला वायरस है। ये थ्रोट में बहुत कम देर के लिए जमा होता है और सीधा H2 रिसेप्टर लंग में जाके जमा होता है, तो लंग में डैमेज होने लगता है या इंटेस्टाइन में चला जाता है, इंटेस्टाइन में डैमेज करने लगता है। आमतौर पर हम मानते हैं कि अगर 2 दिन से ज्यादा फीवर आपको रह गया तो आप जाके RT-PCR टेस्ट करा लें।
इस बार 60% से ज्यादा केसेज में पॉजिटिव नहीं आ रहा है, मतलब आरटीपीसीआर निगेटिव, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है कोरोना का संक्रमण हो। अब पब्लिक क्या हो गई है, पैनिक, कि पहले दिन जाके सिटी स्कैन करा लेती है। उनको समझना पड़ेगा सिटी स्कैन हर केस में जरूरत नहीं होती है, सिटी स्कैन फेफड़े का। सिटी स्कैन कराने के इंडिकेशन है, डॉक्टर जब एडवाइस करे तब कराएं। उसकी वजह क्या है, एक सिटी स्कैन में 300 से 400 एक्सरे का एक्सपोजर है, तो ऑलरेडी रिपीटेड सिटी स्कैन आप कराएंगे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग डर जाएंगे, कैंसर का खतरा बढ़ता है क्योंकि रेडिएशन जाता है, तो इसलिए बेवजह सिटी स्कैन ना कराएं। तो स्थिति क्या बन रही है, आरटीपीसीआर टेस्ट आपने कराया, 48 घंटे बुखार है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया, आप कोरोना संक्रमित हैं। अगर आरटीपीसीआर निगेटिव आ गया तब भी आपको ऑब्जर्वेशन में रहना है, और अगर सांस की तकलीफ, खांसी ये बढ़ने लगे तो डॉक्टर संपर्क करें। डॉक्टर कहेगा आप सीटी कराओ। सीटी जब कराएंगे तो उसमें एक फाइंडिंग आती है जिसको कोरैड कहते हैं, सीओ कोरोना का, को रैड फॉर रेडियोलॉजी। कोरैड 5 इंडिकेट कर देता है कि आपके लंग्स में जो चेंजेस हैं कोरोना वायरस के कारण है, कोरोना निमोनिया है, और आपको एडमिशन की जरूरत है डिपेंडिंग ऑन सीटी स्कोर। सीटी स्कोर होता है सर्टेन बाई अंडर 25, मतलब 25 में से कितना स्कोर आपका आया, फॉर एग्जाम्पल 15/25। तो इसके इंडिकेशन बनाए गए, किस किस को माइल्ड, किस किस को मॉडरेट, किस किस को हाई रिस्क कहेंगे, और उसको एडमिशन की जरूरत होगी। फिर आपके डॉक्टर आप गाइड करेंगे कि आपका सीटी स्कोर हाई है, आप एडमिट हो जाइए, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जी, इन चीजों में हर चीज अंडर सुपरवाइज था कि अगर जो फीवर है कंटिन्यू 10-12 दिनों तक लगातार रहता है तो क्या वो भी कोरोना हो सकता है? बिल्कुल, इसीलिए मैंने तो 48 घंटे बोला। 2 दिन अगर फीवर आपको रह गया तो आप जांच उसी में कराएं आरटीपीसीआर। कि अभी की स्थिति ये बनी हुई है, ऑल्दो सीजनल फ्लू भी है, एलर्जिक भी है, लेकिन अभी हर फीवर को कंसीडर इट एज कोरोना इन्फेक्शन अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। इसीलिए मैंने विस्तार से बता दिया कि 2 दिन के बाद फीवर परसिस्ट होता है तो आप जांच कराएं और किसी न किसी क्लिनिशियन के संपर्क में आए। फिर क्लिनिशियन डिसाइड करेगा कि आगे कौन सी जांच करे अगर आरटीपीसीआर निगेटिव आ रहा है। फिर भी लेकिन हम सस्पेक्ट करेंगे कोरोना को ही। अगर क्लिनिकल सिम्टम और रेडियोलॉजिकल सिम्टम सजेस्ट कर रहा है तो ये कोविड इन्फेक्शन ही है, कुछ दूसरा नहीं। जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता, एक क्वेश्चन है। इन द पास्ट फ्यू डेज वी हैव नोटिस्ड दैट मैक्सिमम पेशेंट्स इन द एज कैटेगरी बिटवीन 30 and 45 years गॉट इन्फेक्टेड सेवरली एंड लेफ्ट अस। व्हाट आर योर कमेंट्स फॉर दिस? 30 से 45 साल के व्यक्ति ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। रविंदर जी, मैंने पहले भी बोला कि इस बार कोविड में जो एज है वो यंगर पेशेंट्स पकड़े जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम ऐसा मानते थे यंगर पेशेंट्स का नंबर नहीं आएगा। इस बार मैंने बताया 18 साल, 20 साल, 24 साल, 25 साल, बहुत बच्चे हमारे पास में आ रहे हैं। और इस वक्त भी मेरे पास में 35 और 55 के बीच में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। एल्डरली लोग हैं, लेकिन ये इस यंग एज के लोग बहुत सारे आ रहे हैं। और कुछ हमारी नेचुरल प्रायोरिटी भी होती है, भी यंग लाइफ है, उसको बचाना चाहिए, तो हम प्रायोरिटी पे एडमिशन दे रहे हैं उनको। इसके साथ में अभी जो डॉक्टर साहब से बात हो रही थी टेस्टिंग की, तो मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। वो ये है कि हमारे कोविड के जो फेजेस होते हैं, फर्स्ट वीक में इन्फेक्टिव फेज होता है, जब वायरस रेप्लिकेट हो रहा होता है तभी आरटीपीसीआर टेस्ट कामयाब होता है। सेकेंड फेज में इन्फ्लामेटरी फेज चालू हो जाता है और हमारी टेस्टिंग की जो पैरामीटर्स हैं वो भी नए आ जाते हैं, जिसमें सीटी स्कैन हम आमतौर से रिकमेंड करते हैं कि 7वें 8वें दिन से पहले हमें सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। 7वें 8वें दिन हमें सस्पिशन है सीटी स्कैन में चेंजेस मिल जाएंगे, और कभी कभी आरटीपीसीआर नेगेटिव जो लोग होते हैं उनकी सीटी से हमें ये पता लग जाता है कि हम कोविड डील कर रहे हैं। साथ ही जो मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं, जिसमें सीआरपी बड़ा सिग्निफिकेंट मार्कर है, फेरिटिन और IL-6 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी एक चैलेंज है, रिपोर्ट्स में टाइम लग रहा है। बट सीआरपी सब जगह फ्रीली अवेलेबल है। इट गिव्स अ फेयर इंडिकेशन ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज, कि डिसीज सीवियर है और क्या उनको हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हॉस्पिटल में एडमिशन होने के लिए जो क्लिनिकल क्राइटेरिया जो डॉक्टर बताएंगे आपको, कि अगर आपका सीटी स्कोर 15 से ज्यादा है, या आपका सीआरपी 50 से ज्यादा है, या आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में IL-6 और आपकी LDH और फेरिटिन ज्यादा है, तब हम उन लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और तभी शायद हम बात करते हैं कि हमें रेमडेसिविर की या स्टेरॉइड्स की आवश्यकता पड़ेगी। दैट इज रैशनल यूज ऑफ दी रिसोर्सेज अवेलेबल विद अस। तो उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी होता क्या है कि डॉक्टर्स की जगह ना पेशेंट स्टार्ट कमांडिंग द डॉक्टर्स, डॉक्टर साहब ये दीजिए, डॉक्टर साहब ये दीजिए। एक और छोटी सी बात, अभी हमने बात की होम आइसोलेशन की, कि जो अर्ली फेजेस में लोग होम आइसोलेट हो रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है अपने लेवल पे स्टेरॉइड शुरू ना करें।
अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से हर आदमी अपने हाथ में वो गोली लेके आ जाता है, सर सर मेट्रोल की गोली लिखी है, कितनी खाऊं? वो ये नहीं पूछता कि खानी है या नहीं खानी है, कितनी खाऊं से शुरू होता है। लेट द डॉक्टर डिसाइड द ट्रीटमेंट, दैट्स माय सजेशन, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू द कॉमन पीपल। डू नॉट बिकम योर ओन डॉक्टर, डू नॉट गो टू द quackery, do not go into self medication. It is going to save your life if you follow the advice of a qualified expert who has to decide things on basis of certain clinical and certain biochemical and certain imaging criteria. Please follow the advice of a doctor। और मैं डॉक्टर अंशुमान की बात से सहमत हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं चाहिए, आपको एक आम डॉक्टर जो एक एमबीबीएस डॉक्टर जिसको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, वो आपका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकता है। जी डॉक्टर अंशुमान, जैसे मैंने कहा मिथ बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं। पहले कहा जाता था कि कोरोना गर्मी में मर जाता है, फिर अभी आ रहा है कि गर्मी में गर्म पानी पीना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए। तो ये गर्म पानी पीना, स्टीम लेना, एक और आया है अभी कि भाई किसी ने भेजा कि साहब ये सही है या गलत है, आज अगर आप कार्यक्रम करें तो पूछ लीजिएगा कि ठंडा खाना खाना, ठंडा पानी पीना फ्रिज का, क्या इससे भी कोरोना बढ़ता है? रविंद्र जी, मुझे याद है आपके चैनल पे पिछले साल भी हमने अवैज्ञानिक परिकल्पना की बहुत सारी बातें की थी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पनप रही थी, जिसमें अफसोसवश कुछ हमारे डॉक्टर जो सोकॉल आज बहुत बड़े डॉक्टर कहे जाते हैं, जिनका अपना बड़ा चेन ऑफ हॉस्पिटल चलता है, उन्होंने कहा था कि इंडिया में कोरोना नहीं होगा क्योंकि बीसीजी इम्यूनाइज कंट्री है। इंडिया में कोरोना नहीं होगा क्योंकि यहाँ मलेरिया एंडेमिक एरिया, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का बवाल चला था उस समय। उसके बाद पब्लिक ने ये भी फैलाया था गर्म पानी पीने से खत्म हो जाएगा, गर्मी आने से कोरोना खत्म हो जाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा था अल्कोहल पीने से, अगर सैनिटाइजर में अल्कोहल है उससे कोरोना मर रहा है तो अल्कोहल पीने से खत्म हो जाए। ऐसी अनगिनत वैज्ञानिक परिकल्पनाएं पनपी थी, तो इस बार भी पनपेगी, क्योंकि मानसिकता से तो कभी हम वैज्ञानिक सोच की तरफ रह नहीं सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर की बात मानने में लोगों को दिक्कत होती है कि कोई भगवाधारी व्यापारी टेलीविजन पे बैठ के अगर कह दे नाक में गौमूत्र डाल लो तो कोरोना ठीक हो जाए, डाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे। साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। अब जो आपने सवाल पूछा, किसी भी लेबोरेटरी में इतने रिसर्च हो रहे हैं, अगर मेडिकल साइंस के इंस्टीट्यूट उठा के देखेंगे, इतना फास्ट रिसर्च और रिजल्ट पब्लिकेशन कभी नहीं हुआ मेडिकल साइंस जितना आज कोरोना के ऊपर हुआ। कोरोना एंड कोरोना से संबंधित आप बाकी मरीज, कैंसर में कोरोना, हार्ट में कोरोना, डायबिटीज मरीज में कोरोना, इस तरह से उसमें किसी रिसर्च में ऐसा नहीं पाया गया कि किसी खास खाने की वजह से कोरोना बढ़ गया या कम हो गया, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। यस, कुछ चीजें इंसान के अंदर कमी होती है जिसमें पाया गया विटामिन सी जो डेफिशिएंट है उसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं, तो विटामिन सी आप सप्लीमेंट कर लो ताकि हीलिंग पावर इसमें आ जाए। ये सप्लीमेंट की बात हुई, लेकिन फ्रिज का खाना, ठंडा खाना, गर्म पानी पीना, गर्म पानी गले को सूद करता है, तो कोरोना थ्रोट फेरेंजाइटिस से जिनको तकलीफ हो रही है गुनगुना पानी पीते हैं तो बेहतर लगता है, तो आप बिल्कुल पीजिए। लेकिन अब ये सोच रहे हैं गुनगुना पानी मैं पी रहा हूं, मैं इलाज ना कराऊं, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। या फ्रिज का खाना नहीं खाएंगे तो कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो और ऐसा भी नहीं है कि गर्म पानी पिएंगे तो कोरोना बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ये सोचने की जरूरत है, कोरोना विरिडी एक फैमिली है वायरस की, और वायरस न जीवित है न मृत है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। इसको ह्यूमन सेल चाहिए जहां मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद या तो एयरबॉर्न आपके पास आए, ड्रॉपलेट से आए, एक इंसान के दूसरे इंसान जैसे आए दूसरे बॉडी में जाएगा, ये ट्रांसमिट होगा। अगर इसी की चेन को आपको तोड़ना है तो फिर समझना होगा वायरस क्या है, और न कि समझना होगा वैज्ञानिक परिकल्पनाएं जो पनप रही है। डॉक्टर अंशुमान, एक और क्वेश्चन फिर मैं आगे चलूंगा। जब पेशेंट किसी भी चीज की अलग अलग बीमारी पे डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि ये खाएं और ये ना खाएं, तो कोरोना की बीमारी में ऐसी क्या चीजें हैं कि ये खाएं और ये बिल्कुल ही ना खाएं? देखिए, जो पल्मोनरी रिलेटेड है, मतलब थ्रोट और लंग्स से रिलेटेड कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, जो भी चीजें हो रही है उसमें देखिए डायरेक्टली तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन आयुर्वेद की जो चीजें हैं उससे जब हम समझते हैं तो दही और केला, दो चीजों में 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जिसमें सेरोटोनिन बोलते हैं उसकी मात्रा होती है। क्योंकि उसका हर चीज का मुझे साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, जो अनुभूति ट्रस्ट के तहत एलोपैथ आयुर्वेद के डॉक्टर जो सामंजस्य बिठा के करते हैं, उसमें हमने देखा कि जिनको खांसी हो रही है, केला और दही खाते हैं उनकी खांसी प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो हमने ढूंढा कि आखिर है क्या,
तो उसमें 5HT ज्यादा है, इसलिए खांसी बढ़ जाती है। तो खांसी वाले मरीज को या लंग्स में जिनकी इंजरी, दही और केला अवॉइड करें। एक चीज ये है जो हमारे मेडिकल साइंस को पता नहीं था, हमने आयुर्वेद से उठाया। दूसरा, जो GI सिम्टम्स वाले मरीज हैं उनको कहा जाता है हल्का भोजन करने। हल्का मतलब सुपाच्य भोजन करने, क्योंकि ऑलरेडी GI में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसमें बहुत स्पाइसी, बहुत मुगलई खाना और जो इजिली डाइजेस्टेबल ना हो, जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट, बहुत हाई फैट डाइट, इस तरह का उस दरमियान ना लें, ताकि इन छोटी छोटी चीजों का तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी। बाकी जो बॉडी कर रही है, लेकिन आपको थोड़ा अपने बॉडी को सपोर्ट करना पड़ेगा, रिकवरी बेहतर हो जाएगी। बेहतर हो जाएगा जी। डॉक्टर गौरव दीक्षित, आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क सबसे लेना चाहता हूं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिससे पेशेंट्स पैनिक भी ना हो और वो अपने आप को घर में बेहतर रख सके, और खास तौर से जो आपने कहा कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट्स करते हैं और वो भी इस वक्त ट्रीटमेंट लेने नहीं आते हैं या बचते हैं, डरते हैं, उनके लिए भी क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो संदेश एक ही है कि हमें पैनिक नहीं करना है, और सबसे जो जरूरी है कि जो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटीज के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया है, डॉक्टर गुप्ता ने और डॉक्टर अंशुमन ने, उनसे बिल्कुल दूर रहें। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखेंगे तो आपका जो ध्यान है वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर नहीं जाएगा। सो ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, अच्छे से पॉजिटिव रहेंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे घर पे, और अपना पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन के लिए चेक करने के लिए, साथ में BP का मशीन, 2-3 चीज़ें घर पे रखनी बहुत ज़रूरी हैं। साथ में पैरासिटामोल की टैबलेट, ये बेसिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे पास घर पे होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने आप को मॉनिटर कर सकें, अपना सैचुरेशन चेक कर सकें और पैनिक को कम करेंगे। और अगर कुछ भी हमें लगता है कि सांस में तकलीफ ज़्यादा हो रही है, डेंजर साइंस का हमें पता होना चाहिए। डेंजर साइंस क्या क्या है? ऑक्सीजन की कमी होना, लंबा फीवर चलना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसको दिमाग में रख के जब भी सैचुरेशन कम होती है डॉक्टर के पास कब जाना है, कब नहीं जाना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और 90% से ऊपर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, इसका बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और वैक्सीनेशन जब भी हमें मौका मिले उसको लगवाना चाहिए, ये मेरा संदेश है जी। डॉक्टर राकेश गुप्ता, आप क्या कहना चाहेंगे? आज के प्रोग्राम का टाइटल था कि डर के रहें और घर में रहें। तो डर के दो एस्पेक्ट्स हैं। मैं उसको डर नहीं कहता, मैं उसे एहतियात कहता हूँ। और मैं कहता हूँ बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। खासतौर से वो पेशेंट्स जो कोविड से ग्रसित हो जाते हैं और हॉस्पिटल में आते हैं, आप ना उनके डर का अंदाजा नहीं लगा सकते। उनको ऐसे लगता है कि बस अपना नंबर लग गया। तो उनको उस डर से निकालना बहुत जरूरी है, और उनको ये भरोसा होना चाहिए कि कोई बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो कोविड से भगवान के पास चला जाएगा। 99% लोग अपने ठीक होकर घर आ जाएंगे। तो हमको और परिवारजनों को और समाज को उसको अछूत नहीं मानना है, उससे बात करते रहना है, आइसोलेशन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ सहयोग करना है। बिल्कुल नहीं तो जैसे पिछली बार हुआ था कि पेशेंट को अपने कमरे में अकेला बंद कर दिया, थाली बाहर से सरका दी प्रैक्टिकली कि भैया तू थाली उठा ले, दरवाजे पे थाली रख दी है। ऐसा ना करें। Take adequate precautions. Wear a double mask, wear a glove, wear a protection. But then you must stay in touch with every COVID patient. वरना 10 दिन का अकेलापन आदमी को तोड़ देता है। मैं अनऑफिशियली बता रहा हूँ, मेरे हॉस्पिटल में मैं प्रमोट करता हूँ कि फैमिली मेंबर्स मेरे कोविड पेशेंट्स को विजिट करें, टेकिंग ऑल ड्यू प्रिकॉशंस। उससे जो रोगी का मनोबल बढ़ता है। सबसे पहले तो उसको ये पता लग जाता है मैं अछूत नहीं हूँ, जाने वाला नहीं। फैमिली को भी अपना जो पेशेंट है दिखाई देता रहता है, उनको ट्रस्ट होता रहता है, हाँ ये ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। उसी भरोसे से मरीज ठीक होकर वापस आ जाता है। और मरीज को भी लगता है कि घर वालों ने मुझे डिस्कार्ड नहीं कर दिया, अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ दिया है, मैं ठीक हो जाऊंगा, घर वापस जाऊंगा, आराम से रहूंगा। सो डरना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। एहतियात और डर का फर्क हमें समझना है। एहतियात बहुत ज्यादा बरतना है, पूरा बरतना है, डरना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अंशुमान जी, रविंद्र जी, राकेश गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही। और ये पिछले 1-1.25 साल से मैं कह रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग जो शब्द बनाया गया गलत शब्द था। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करनी चाहिए। लेकिन आज तक अनफॉर्चुनेटली
हमारे देश की एक भी संस्था जो इसको ठीक नहीं कर पाई। अंग्रेजों ने कह दिया तो हम गुलामी जी रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बोल के। सोशल डिस्टेंसिंग मत करो, समाज से जुड़ो। इसी समय एकजुटता की जरूरत है। बार बार मैं कहता हूं 3T कैन विन ओवर दिस सिचुएशन, ट्रांसपेरेंसी, टुगेदरनेस एंड टाइम टेस्टेड प्रोटोकॉल। ये तीन ही चीज हैं जो हमें इससे निकाल के आएगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज बिल्कुल ना करें, टुगेदरनेस ले आए और इसमें जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें। और इनडायरेक्टली भारत में जुमला चला ही आत्मनिर्भर, तो आप तो आत्मनिर्भर हो ही चुके होंगे, तो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए आत्मनिर्भरता से। और जब ये कोविड का काल खत्म हो तो बाद में फिर उससे बाकी सब चीजों को हैंडल किया जाए। लेकिन लास्ट लाइन, हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, अब इसकी जरूरत है, डिमांड कीजिए। जी डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर राकेश, आप लोगों ने बड़े विस्तार से बताई चीज़ों को। मैं समझता हूँ जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन चीज़ों को समझ भी रहे होंगे। डर, पैनिक अपनी जगह पे है, उसको दूर रखना है, और जो डॉक्टर राकेश ने कहा एहतियात बरतना है। और मैं भी जो डर, मैंने उसको क्लासीफाई भी किया था कि भाई डरना है, लेकिन वो वाला डरना नहीं है कि बिल्कुल ही डर जाना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। और ये सही बात है, ये वक्त अब आ चुका है हम सब लोगों को समझने का कि हमें अपनी हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रायोरिटी पर लाना होगा और सरकारों से इसकी डिमांड करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम सरकार से इनकी डिमांड नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कई बार अक्सर कहते रहते हैं कि हमने कभी सरकारों से अच्छे स्कूल्स, अच्छे शिक्षण संस्थाएं, अच्छे विद्यालय, अच्छे महाविद्यालय, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, अच्छे अस्पताल मांगे ही नहीं। अब जब मांगे नहीं तो हमें मिले नहीं। हमने मंदिर मांगा, हमें मंदिर मिल गया। हमने 370 हटाने की बात कही, वो हट गई, लेकिन उससे हुआ क्या? क्या हमारा जो आज सिस्टम कोलैप्स हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? वो सरकारों के कारण कम, हमारे और आपके कारण ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। हमने अपनी जिम्मेदारी के तहत सरकार से प्रश्न नहीं पूछे। हमने अपनी जिम्मेदारी के तहत सरकार से उन चीजों की मांग नहीं करी जिनका हमारा हक है। तो आगे से सरकारों से मांग करें कि आपको वास्तविकता में क्या चाहिए, जिससे हम आप, हमारी आने वाली जनरेशन बेहतर जीवन जी सके। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, बचना है। और एक दूसरे से जो बात यहाँ कही, सभी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने भी कही, गौरव जी ने भी कही, अंशुमान जी, कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें एहतियात के साथ। क्योंकि एक दूसरे से जो आपका मनोबल बढ़ता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते, कल फिर।